हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस वंस अगेन। बच्चों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग को फिर से कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि केमिकल बॉन्ड्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे केमिकल बॉन्ड लिखा हुआ है और उसकी टाइप्स जो हैं वो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कुछ इस तरह से मैंने लिखा हुआ है कि केमिकल बॉन्ड जो है हमारा वो आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट हुआ करता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे बेटा। तो आप ध्यान करेंगे यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड जो है कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इसको समझेंगे, इसकी एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन आप याद रखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, और लेक्चर को फिर से शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर अभी भी आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज के लेक्चर को शुरू करेंगे। आयोनिक बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी ये कहलाता है, दूसरा इसका नाम जो है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। ए बॉन्ड विच इज़ फाउंड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, ठीक है, टू अनदर एटम। मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, लेकिन फ्रॉम द वैलेंस शेल यहाँ पर आप लिखना बेटा। ठीक है, फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम टू द अनदर। ठीक है, सो एज टू कंप्लीट देयर रेस्पेक्टिव ऑक्टेट्स, ताकि जो भी कंबाइनिंग एटम्स होंगे जिनके एक वैलेंस शेल के एटम से जो है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे एटम में चले जाएंगे, तो उनका ऑक्टेट भी बनता चला जाएगा। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी भी बनती चली जाएगी इस तरह से। ठीक है, सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स आर डुप्लेट्स। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन या हीलियम, लिथियम के लिए जो कि डुप्लेट्स का ऑक्टेट के बजाय रखा हुआ है स्टेबिलिटी रूल, तो लिहाजा ऑक्टेट्स या डुप्लेट्स करने के लिए जो ये कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम टू अनदर होगा। ठीक है, उसी को हम कहते हैं, उस तरह की जो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन बनेगी दो कंबाइनिंग एटम्स के बीच, उसे हम आयोनिक बॉन्ड या फिर हम उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो कि फिर एटम का नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जो है वो एक्वायर होती है। तो यही तरह टू कंप्लीट देयर नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, ताकि इनकी जो नज़दीकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी वो इनकी एक्वायर होगी। ठीक है, समझा रही बात आपको। जैसे मान लीजिए ये नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, NaCl की एक अगर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि जब यहाँ पर सोडियम के वैलेंस शेल में आप देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, चूँकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होती है, 2, 8 और 1। मतलब पहले वाले के शेल में 2, दूसरे एल शेल में 8 और एम शेल वैलेंस शेल में कितने होते हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन में तो आपको पता है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक मिनट, यहाँ पे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये सोडियम मेटल के वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर इस क्लोरीन की तरफ हो जाएगा। तो बदले में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सोडियम जो है ये क्या करेगा, एक्वायर पॉजिटिव, और क्लोरीन जो है वो एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज। तो जिनका पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन को ही हम यहाँ पर ये बॉन्ड कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। लेकिन इस तरह की अट्रैक्शन को यहाँ पर हम आयोनिक बॉन्ड बताएंगे। और आयोनिक बॉन्ड का बेटा एक चीज़ और याद रखना कि ये एक मेटल और नॉन मेटल वाले एटम्स के बीच बनता है हमेशा। ठीक है, और दूसरी चीज़ में ये आपको बता रहा था कि जब ये बॉन्ड बन जाता है तो उन कंबाइनिंग एटम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है फिर वो नियरेस्ट नज़दीकी नोबल गैस वाली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाती है। तो देखिए, जैसे सोडियम पहले क्या था, 2, 8 और 1, यानी पहले के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन उन्हीं के एल एम में आप देखिए कि 2, 8 और अब तो एम शेल इसका है ही नहीं, क्योंकि Na पॉजिटिव हो गया, वो इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो गया। अब ये 2 और 8, 10, यानी के और एल तक ही रह गई बात अब। ठीक है, तो 2 और 8, 10 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट है, वो है नियॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है नज़दीकी नियॉन जैसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाती है। इसी तरह से क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन जब अपनी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो कर रहा था वो थी 2, 8 और 7। मतलब के शेल में 2, एल शेल में 7 और एम वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, के में 2, एल में 8 बेटा, और वैलेंस शेल एल में
और 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करता है, जैसे सोडियम से इसने अभी इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कितना हो गया, Cl नेगेटिव, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो तब आप बताओगे सर इसके के शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एल में 8 ही रहेंगे, लेकिन एम शेल में जब ये 7 से एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका 8 हो जाएगा। यानी 2 और 8 10 और 7 17, पहले 17 था, अब ये 2 और 8 10 और 8 18, अब ये 18 हो जाएगा। तो 18 जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस इस क्लोरीन की कौन सी है, वो है आर्गॉन बेटा, जो कि 18 एटॉमिक नंबर की है। तो हम बोलेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर Cl नेगेटिव की जस्ट टू इट्स नियरेस्ट नोबल गैस ऑर्गन एलिमेंट की जैसे हो जाती है, ठीक है, जो कि स्टेबल है। तो वही बात यहाँ पर मैंने आपको समझाई थी कि ये इस तरह की जो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम के वैलेंस शेल से दूसरे एटम में, और वो एक्चुअली होता है मेटालिक एलिमेंट के वैलेंस शेल से नॉन मेटल वाले एटम की तरफ, ठीक है नहीं, तो ताकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ से बेटा देखो नीचे, अब हम देखेंगे कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है यहाँ आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में। वो इस तरह से हैं कि द एटम विच लूजेज इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जैसे अभी आपने देखा कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसको क्या चार्ज मिला, पॉजिटिव चार्ज। द एटम विच लूजेज इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड इज कॉल्ड कैटाइन, और हम उसको कैटाइन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर Na पॉजिटिव को सोडियम कैटाइन बोल सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से वेयर एज द एटम विच गैन्स इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, जो एटम इलेक्ट्रॉन गैन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड इट विल बी कॉल्ड एज द एनाइन, या एंड इट इज़ कॉल्ड एज एनाइन, उसको हम एनाइन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने Cl क्लोरीन की बात कही थी अभी, तो Cl ने अभी सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन गैन किया था, Cl नेगेटिव हो गया था, तो आप इसको एनाइन बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको क्लोरीन एनाइन बोल सकते हो, या फिर आप इसको पढ़ सकते हो ऐसे एज क्लोराइड आइन, ठीक है, लेकिन है ये एनाइन बेटा, ठीक है। नेगेटिव एनाइन मतलब नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉन गैन किया हुआ है। यहाँ इसके बाद आपने जो पॉइंट याद रखना है आयोनिक बॉन्ड में, वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, नॉर्मली तो हम पढ़ते हैं वैलेंसी, वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कोई भी एलिमेंट वो कितने बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप यहाँ वैलेंसी इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी करके इस तरह से बताओगे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी, बाय द टर्म इलेक्ट्रोवैलेंसी वी मीन दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गैन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड, कि जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, ये जब दो कंबाइनिंग एटम्स के बीच बना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ लॉस हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स गैन हुए हैं, ठीक है। तो उन कंबाइनिंग एटम से उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। आप देखिए यहाँ पर एज एन एग्जांपल आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जैसे मैं एक एग्जांपल बेटा यहाँ पे फिर से ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए CaF2 मॉलिक्यूल जैसे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे CaF2 में आप क्या है, कैल्शियम डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल है ये। कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मैंने यहाँ डॉट्स में दिखाए हैं, और ये दोनों मैं दिखा रहा हूँ, एक इस फ्लोरीन की तरफ एक इस फ्लोरीन की तरफ, और फ्लोरीन में आपको पता है वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कैल्शियम के दोनों वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के दोनों 2 फ्लोरीन्स की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इनके बीच अब हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगी, कैल्शियम डाइवेलेंट कैटाइन बनेगा 2 पॉजिटिव, और जो ये फ्लोरीन है ये एक एटम बनेगा F नेगेटिव। तो 2 होंगे ऐसे फ्लोरीन जो एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, 2 टाइम्स F नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई पूछे इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम यहाँ पर कितनी है, तो आप बताएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम ने यहाँ पर लॉस किए, 2, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो 2 मानी जाएगी। इसी तरह से इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ, क्यों 2 बताएंगे, लेकिन यहाँ इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्योंकि बिकॉज ड्यू टू दी लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय द कैल्शियम। और फ्लोरीन की कितनी वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी आप यहाँ पे बताएंगे -1, इसलिए -1 बताएंगे आप ड्यू टू दी गैन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम ऑफ क्लोरीन। लेकिन मतलब एक क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है बेटा वो रहेगी -1, तो 2 की बताओगे तुम मिला के तो वो -1 और -1 -2 मानी जाएगी। लेकिन हम हमेशा एक क्लोरीन के हिसाब से यानी पर एटम के हिसाब से ये कैलकुलेशन करते हैं। तो एक फ्लोरीन का -1 रहेगा, तो 2 फ्लोरीन्स की बात करोगे तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, और +2 कैल्शियम के साथ वो मतलब CaF2 जो मॉलिक्यूल है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये +2 और -2 होके न्यूट्रल 0 आता है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखने हैं कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनिक बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो उसको अफेक्ट करते हैं, उनमें मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहाँ पर है लैटिस एनर्जी, ठीक है। Li मतलब लैटिस एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, हमने पीछे पढ़ी हुई है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, समझाया है मैंने आपको कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो वो क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है।
जो आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो टेंडेंसी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसी का नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये देखना है आपने कि ये इस आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म करते समय क्या किस तरह से इफेक्ट करती है। तो आपने याद रखना है यहाँ पर, समझ आ रही है आपको बात, कि वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम डिसाइड्स द एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। एज ऑफ मतलब चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, कि कितना जल्दी कैटाइन बन सकता है वो हम यहाँ से बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कितना जल्दी या कितना देरी के बाद वो बन सकता है कैटाइन आयनिक बॉन्ड में, वो आयनाइजेशन एनर्जी आपको बता सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बताएंगे लेसर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम, अगर एटम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है तो उसमें हायर चांसेस होंगे, हायर इज द एज और चांस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। ठीक है, एंड हैंस यू कैन से हायर इज द एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड ऑफ दैट एटम। मतलब आपने ये बताना है कि दो एटम्स हैं, अगर दो एटम्स में जिसके पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, मतलब जहाँ पर आपको कम आयनाइजेशन एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो वहाँ पर वो ज़्यादा जल्दी कैटाइन फॉर्म कर सकता है, वहाँ मतलब वहाँ उस एटम का आयनिक बॉन्ड सबसे पहले बन सकता है। ठीक है, और इसका उल्टा कीजिए कि अगर आप बताएंगे कि जहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा लग रही है, तो ज़्यादा लग रही है का मतलब हो गया कि वहाँ पर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एटम। तो इट मीन्स कि आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग रही है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कैटाइन बनना आसान नहीं होगा, इट विल टेक मच मोर टाइम फॉर दैट एटम। ठीक है, और इसका मतलब कि ये वाले एटम के लिए आयनिक बॉन्ड बनना आसान नहीं होगा, इट टेक्स मच मोर टाइम। ठीक है, टू फॉर्म द कैटाइन। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर समझ आ गई होगी। ठीक है, अब है बेटा दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह से जो है वो ये इफेक्ट करता है आयनाइजेशन इसको आयनिक बॉन्ड को। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी में एक चीज़ याद रखना कि जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं जिनको हम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स जिनको अल्किली मेटल्स भी कहते हैं, दे हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कैटाइंस। याद रखना बेटा, अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में जो ग्रुप वन अल्किली मेटल्स होते हैं उनके अपने अपने, जैसे लिथियम की अपने सेकंड पीरियड में, जैसे सोडियम की अपने पीरियड में थर्ड पीरियड में। ठीक है, और फिर पोटेशियम की अपने पीरियड में क्या होती है बेटा, जो टेंडेंसी होती है कैटाइंस बनाने की सबसे ज़्यादा होती है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म द कैटाइंस ड्यू टू देयर लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। क्यों लीस्ट एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है इनकी? क्योंकि आप देखते हो कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होती है। तो ये अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में ऐसे एलिमेंट माने जाते हैं ग्रुप वन के जिनका एटॉमिक साइज अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है। तो जब साइज ज़्यादा होता है तो मैंने बताया आपको कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तब कम होते हैं, तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ कम लगती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ वाई वी से हियर दैट कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म द कैटाइंस ड्यू टू देयर लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये चीज़ भी होप कि आपको क्लियर हुई हो। अब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह से इफेक्ट करती है। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, ये भी हम पढ़े हैं पीछे। व्हेन एन आइसोलेटेड एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, जब एक आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन कहाँ पे, गैसियस स्टेट में वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, गैसियस स्टेट में जब वो आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है कहाँ पे, इन द वैलेंस शेल एंड फॉर्म्स द एनाइन। तो जब वो आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन गैसियस स्टेट में गेन करता है तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो एनाइन बन जाता है, यानी नेगेटिवली चार्जड आयन बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। अब आपने देखना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कैसे इफेक्ट करती है आयनिक बॉन्ड को। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, इसका बेसिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का याद रखना है आयनिक बॉन्ड के लिए, कि अगर सपोज कीजिए हायर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है एटम की वो ज़्यादा आ रही है, मतलब ज़्यादा एनर्जी उससे रिलीज हो जाती है, तो वहाँ पे आप बताओगे कि हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स मोर इज द एनर्जी रिलीज देयर एंड हैंस यू कैन से दैट ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, कि मतलब वहाँ पर भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। यानी कुल मिला के आप ये बात कहोगे कि अगर आपके पास दो कंपैरेटिव एटम है, आप बताएंगे सर बताइए कौन सा एटम जो है यहाँ पर ज़्यादा जल्दी से जो है वो आयनिक बॉन्ड कर सकता है। जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा आयनिक बॉन्ड, ग्रेटर विल बी दैट एटम्स टेंडेंसी टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। जैसे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे टॉप मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिन एलिमेंट्स की है वो है आपके ग्रुप नंबर 17। ठीक है, वो है आपका बेटा ग्रुप नंबर 17 जिन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स।
जिनमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आता है, ठीक है। तो इनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होती है, ठीक है। आपने याद रखना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले फैक्टर में कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव वेरी हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड दैट्स व्हाई दे हैव और दे आर कंसिडर्ड टू हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म द एनाइंस। वो एनाइन सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ज़्यादा वैल्यू होने की वजह से, ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैटिस एनर्जी। तो यहाँ लैटिस एनर्जी भी आपको पहले जाननी होगी कि लैटिस एनर्जी होती क्या है, फिर आप बताएंगे कि किस तरह से इफेक्ट करती है आयोनिक बॉन्ड को। तो लैटिस एनर्जी मीन्स द एनर्जी रिलीज्ड, जब एनर्जी रिलीज होती है कब, व्हेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनाइंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। मतलब जब आपके पास 1 मोल, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड जब फॉर्म होता है उस समय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटायंस और एनाइंस जो हैं उनसे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब कैटायंस और एनाइंस मिलें और 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड तैयार करें, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी, ओके। अब इसको देखना है आपने कि ये किस तरह से आयनिक बॉन्ड को इफेक्ट करती है। यहाँ पर भी आपने एक और बेसिक प्रिंसिपल इसका याद रखना है बेटा। सपोज करें कि हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, कोई एक आयनिक कंपाउंड है, उसकी दो कंपैरेटिव आयनिक कंपाउंड्स ले लीजिए आप। जिस आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी ज़्यादा आएगी उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होगी, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड। सबसे पहली चीज़ बताओगे, उस आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और उस आयनिक कंपाउंड में ग्रेटर चांसेस भी रहेंगे, ग्रेटर एज ऑफ फॉर्मेशन भी होंगे आयनिक बॉन्ड के, ठीक है, या आयनिक कंपाउंड के, ठीक है। तो क्या आप कुल मिला के यहाँ पर बताएंगे, हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, greater will be the stability of the compound, or you can say ionic compound, and hence greater will be the age or chances of formation of the ionic bond and ionic compound as well, okay। so अगर सपोज कीजिए यहाँ पर हम बताएंगे कि इफ मतलब यहाँ पे आप कंक्लूड करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी आयनिक बॉन्ड को, ये कहते हुए कि आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने आपको क्या चीज़ बताई, किस तरह से ये आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह से, और आयनिक लैटिस एनर्जी जो है ये किस तरह से, मैंने पूरा 1 by 1 करके जो है ये एक्सप्लेन किया है। होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लास्टली जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है इस मेन टॉपिक का वो पढ़ेंगे, जो कि है जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो देखिए बेटा, आयनिक कंपाउंड्स, तो पहली चीज़ है कि आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। आप लिखोगे कंपाउंड्स विच आर फाउंड बाय आयनिक बॉन्ड्स, जो आयनिक बॉन्ड से कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप बताएंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ इस तरह से मैंने समराइज़ की हुई हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि फिजिकल स्टेट आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, ठीक है। मतलब जो ये प्रॉपर्टीज़ मैं बता रहा हूँ ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ ना आयनिक कंपाउंड्स की, वो जो समराइज मैंने किए हुए हैं उनमें मैंने सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, पहली प्रॉपर्टी बताई है फिजिकल स्टेट। मतलब ये दिखने में क्या होते हैं, तो दे यूजुअली एग्जिस्ट एज सॉलिड इन नेचर। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये नॉर्मली ना सॉलिड से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सॉलिड्स दिखते हैं। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डिपेंड करता है कंपाउंड का, कि उस कंपाउंड में बॉन्डिंग जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। और सो फार एज द आयनिक कंपाउंड्स बॉन्डिंग इज कंसर्न, आपको पता है वहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है आयनिक कंपाउंड्स में, वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बनता है चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आपको पता है कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होते हैं। तो ड्यू टू दिस स्ट्रांग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बेटा, इन आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक है। होप कि ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद है नेक्स्ट सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड, जैसे आप आयनिक कंपाउंड की सॉलिबिलिटी पढ़ रहे हो, इनको आपने डिसॉल्व करना है। वाटर होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो हम अक्सर जो है किसी भी कंपाउंड को यूनिवर्सल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम इसको हम पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं, ये आप याद रखना। लेकिन इसके अलावा हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी यूज़ करते हैं सॉलिबिलिटी के लिए, जिन्हें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। जैसे हम वहाँ पर CCl4 यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम बेंजीन यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम ईथर यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम इथेनॉल C2H5OH यूज़ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इनको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। ये भी आप सॉलिबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन जनरली हम वाटर यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, दोनों सूरतों में हम जब आयनिक कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटी को चेक करते हैं, यानी पोलर सॉल्वेंट वाटर में भी, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर में भी, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी, तो क्या होता है
क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का एक उसूल होता है, प्रिंसिपल होता है, जिसे हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या याद रखेंगे आप? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। व्हाट डज दिस मीन? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपने यहाँ पर लिया ना आयनिक कंपाउंड और जो आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए? केमिकल सिमिलरिटी होनी चाहिए। द टू शुड बी केमिकली सिमिलर, दे शुड शो सम केमिकल सिमिलरिटी इन बिटवीन देम, ओनली देन दे विल बी सॉल्युबल। तभी जाके आप बता सकते हो कि वो सॉल्युबल हो सकते हैं या वो कंपाउंड उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व या सॉल्युबल हो सकता है। ठीक है, उनमें केमिकल सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे आपने यहाँ पर बताया आयनिक कंपाउंड जो हैं वो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट में क्या होते हैं बेटा? सॉल्युबल होते हैं। इस वजह से सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर भी हमारा पोलर होता है। ठीक है, पोलर इन नेचर, पॉजिटिव नेगेटिव उसका भी बनता है, वाटर का भी। और जो ये आपका आयनिक कंपाउंड है कोई सा भी, जैसे मान लीजिए NaCl ही ले लिया, ये भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव वगैरह, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पर भी बनता है, उसमें भी पोलैरिटी होती है। तो दोनों का करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो मैच हो जाता है, लाइक हो जाता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं जी, इनकी केमिकल सिमिलरिटी मिलती है यहाँ पे, इसलिए ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए आयनिक कंपाउंड्स का आपको पता चला कि ये पोलर होते हैं। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ इनकी सिमिलरिटी थोड़ी ना मिलेगी, तो लिहाजा इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिन्हें आप कहते हैं उनमें ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो दैट इज व्हाई आई से टू यू हियर दैट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दे आर इनसॉल्युबल, ओके, बट इन वाटर दे आर सॉल्युबल। वो बता दिया मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो कि है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जब हम इन आयनिक कंपाउंड से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वेदर दे अलाउ दिस हीट और इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो देखिए यहाँ पर क्या सीन होता है कि जो ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स माने जाते हैं, मतलब ये अलाउ करते हैं अपने आप से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली एंड ओनली इन एक्वा स्टेट और मॉल्टन स्टेट। मतलब जब ये इस शक्ल में होंगे, मतलब सोल्यूशन की शक्ल में होंगे, आपने उनमें पानी वाटर, एक्वा सोल्यूशन क्या होता है कि एक्वस का मतलब होता है जब आप उसमें वाटर मिलाते देते हो, ठीक है नहीं, जब आप इसका एक्वा सोल्यूशन करोगे या फिर जब उसको मेल्ट करोगे आप, ठीक है, जब इसको फ्यूज़ करोगे यानी मेल्ट करोगे, तो एक्वा स्टेट और मॉल्टन स्टेट में ही जितने ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जब आप इनकी कंडक्टेंस को चेक करोगे सॉलिड स्टेट में, जिस समय ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो उस वक्त ये अपने आप से करंट को अलाउ नहीं करते हैं। क्यों नहीं अलाउ करते हैं करंट और हीट को? इस वजह से क्योंकि उस वक्त ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। नॉन कंडक्टर्स क्यों होते हैं? बिकॉज वहाँ पर आयंस फ्री नहीं होते हैं, ये आप याद रखेंगे। बिकॉज इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री, आयंस आर नॉट फ्री, कि आयंस फ्री नहीं होते हैं। क्यों फ्री नहीं होते? क्योंकि ये बॉन्डिंग में लगे हुए होते हैं और यहाँ पर करंट को कैरी करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, कंपाउंड में, जो कि कैरियर मानी जाती है। तो वो कैरियर यहाँ पर जो है करंट को नहीं मिलता है सॉलिड स्टेट में जब वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं या नॉन कंडक्टर जिन्हें आप बताएंगे वो होते हैं। लेकिन इसका मतलब आप ये याद रखेंगे बेटा कि आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टर्स एज वेल एज नॉन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स होते हैं वो एक्वस और मॉल्टन स्टेट में, और नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। देखो एक्वस और मॉल्टन स्टेट में आयंस फ्री होते हैं तो कंडक्टर, तो सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते हैं तो नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर, ठीक है। तो इनको कहते हैं, याद रखना, आयनिक कंपाउंड्स जब यहाँ पर एक्वस स्टेट और मॉल्टन स्टेट में क्या करते हैं, अपने आप से ये करंट और हीट पास करते हैं, अलाउ करते हैं, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं, याद रखना। दैट इज वाई दे गॉट द नेम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, या सिंपली इनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर देना, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जो कि है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? कोवलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूं कि जब हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा, लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ा। लेविस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया वो आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वैलेंस शेल के एटम को डॉट्स की शक्ल में लिखना ही लेविस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो लैंगम्यूर ने यहाँ पर क्या किया, 1919 में ही इम्प्रूव्ड द लेविस कॉन्सेप्ट बाय स्टेटिंग दैट, उसने लेविस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इंप्रूव किया कि यह कहते हुए व्हेन बोथ द बॉन्डिंग एटम्स आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जब दोनों बॉन्डिंग एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से शॉर्ट हों, उनको इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तो दे कैन कंप्लीट देयर रेस्पेक्टिव ऑक्टेट्स आर डुप्लेट्स,
कि वो अपने अपने रेस्पेक्टिव जो उनको डुप्लेट या ऑक्टेट्स की जरूरत होगी वो कंप्लीट कर सकते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मतलब लैंगम्यूर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, मतलब लेविस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इंप्रूव करके उन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट हमें बताया, सिखाया। तो कि जब वो बॉन्डिंग आइटम्स दोनों शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अपने अपने रेस्पेक्टिव ऑक्टेट से डुप्लेट जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द कॉमन। और ऐसा करने से क्या होगा, जब वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कॉमन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया कि उस समय जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे वो कॉमन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा विच रिमेन इन बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो उन एटम्स को बाइंड किए हुए होगी, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स द एटम्स टुगेदर, इट इज कॉल्ड बेटा कोवलेंट बॉन्ड। उसी को हम क्या बताएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बताएंगे। सो thus or hence you can say a covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons, or you can say that a covalent bond is defined as a bond which is formed by the mutual sharing of electrons, ठीक है, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसी बॉन्ड को आप कोवलेंट बॉन्ड बोलते हो। ओके, होप कि ये चीज आपकी क्लियर हुई हो। अब आपने याद रखना है कि यहाँ पर देखिए हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, आयनिक बॉन्ड पढ़ा, वहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ी थी, जिसका मतलब था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं या वो मतलब पार्टिसिपेटिंग एटम जो कंट्रीब्यूट करता है वहाँ बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स, तो उसी को हम कहते हैं थे इलेक्ट्रोवैलेंसी। लेकिन यहाँ पर हमने कोवैलेंसी देखना है, कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंसी टर्म देखेंगे, इसका मतलब होगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम। तो यहाँ पर भी आप बताएंगे, ठीक है, कि यहाँ पर वहाँ नहीं, वहाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी में आपने ये चीज़ बताई थी बेटा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कितने होते हैं या गेन कितने होते हैं, ठीक है, एटम से, उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कह रहे थे। कोवैलेंसी में आपने बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम, कि कोवैलेंट बॉन्ड को म्यूचुअली शेयर करने के लिए कि कौन एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए, ठीक है, शेयरिंग के लिए, तो उसको हम कहेंगे कोवैलेंसी। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, कोवैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम, कि हर एटम उस कोवैलेंट बॉन्ड का कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जैसे मान लीजिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हो, ठीक है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ही होता है, ठीक है, ये सेम चीज है बेटा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, वन मिनट, थोड़ा सा बेटा टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, वन मिनट, पूरा